4 राज्यों के विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी, रुझानों बीजेपी को मिल रहा बहुमत, छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर। राजस्थान में गहलोत का जादू खत्म, बीजेपी ने छुआ 115 का आंकड़ा, सचिन पायलट पीछे। यूपी कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का बड़ा दावा, बोले सभी राज्यों में पूर्ण बहुमत से बनेगी सरकार, योगी की जनसभा का दिख रहा जलवा। सीएम योगी ने सड़क सुरक्षा पर की बैठक, 15 से 31 दिसंबर तक चलेगा अभियान, नियम पालन न करने वालों पर होगी कार्रवाई। फिरोजाबाद में दर्दनाक हादसा, एक ही परिवार के 6 लोग जिंदा जले, परिवार को नहीं मिला बाहर निकलने का मौका। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव, मैं हूं आपके साथ हिना। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में किसकी सरकार बनेगी, किसके सिर ताज सजेगा और किसकी झोली में हार आएगी, इसका फैसला आज हो जाएगा। इन चारों राज्यों में मतगणना सुबह से शुरू हो गई। रुझानों मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार की वापसी होती दिख रही है। राजस्थान में बीजेपी आगे चल रही, जबकि छत्तीसगढ़ में बघेल सरकार पर जनता का भरोसा फिर देखा जा सकता है। और इसके अलावा तेलंगाना में भी कांग्रेस को बढ़त मिल रही है। बता दें, वोटों की काउंटिंग से पहले एग्जिट पोल के नतीजे आए थे। राजस्थान और एमपी में सभी एग्जिट पोल में बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर बता रहे थे। कुछ एग्जिट पोल में बीजेपी की बढ़त दिख रही थी तो कुछ में कांग्रेस थी आगे। अगर बात छत्तीसगढ़ की करें तो ज्यादातर एग्जिट पोल कांग्रेस की सरकार के पक्ष में थे, लेकिन इन आंकड़ों में बीजेपी भी ज्यादा पीछे नहीं दिख रही है। ऐसे में बीजेपी की उम्मीद अभी खत्म नहीं हुई है। यही वजह पूर्व सीएम रमन सिंह छत्तीसगढ़ में जीत का दावा कर रहे हैं। उधर कुछ एग्जिट पोल के मुताबिक तेलंगाना में केसीआर के लिए सत्ता की राह आसान नजर आ रही है। सर्वे के मुताबिक बीआरएस के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर है। आज जो रुझान सामने आ रहे हैं उससे साफ इशारा है, सीएम के चंद्रशेखर राव ने तो जीत की हैट्रिक लगा पाएंगे और ना ही अपनी सत्ता बचा पाएंगे। प्रदेश के शुरुआती रुझानों में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिल रहा है। बुधनी विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक तरफा आगे चल रहे हैं। वहीं मीडिया से बात करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में मन में पीएम मोदी बसे हुए हैं। उन्होंने यह जनसभाएं और जनता से अपील की, वो जनता के दिल को छू गई और यही कारण है कि उनका विश्वास है कि वो शानदार बहुमत से जीत हासिल करेंगे। उन्होंने जो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी एमपी के मन में है और मोदी जी के मन में भी एमपी है, उनके प्रति असीम श्रद्धा और अगाध विश्वास है। उन्होंने जो यहाँ सभाएं की, जनता से अपील की, वो जनता के दिल को छू गई और उसी के कारण ये परिणाम जो अभी रुझान आ रहे हैं, ये प्रमुख कारण है। डबल इंजन की सरकार दिल्ली में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जो काम किया उसको यहाँ ठीक से हमने इम्प्लीमेंट किया और जो यहाँ योजनाएं बनी, लाडली लक्ष्मी से लेकर लाडली बहना तक का एक अद्भुत सफर जो मध्य प्रदेश ने तय किया, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, भांजे भांजियों के लिए जो काम हुए वो भी जनता के दिल को छू गए और एक परिवार मध्य प्रदेश बन गया। अमित शाह जी की अचूक रणनीति, उनका जिस ढंग से यहाँ साथ मिला और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी का मार्गदर्शन, हमारे संगठन के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने अनथक परिश्रम किया। प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, उनके साथ टीम जुटी रही
और जैसा भूपेंद्र यादव जी ने, शिव प्रकाश जी ने, अश्विनी वैष्णव जी ने जो मार्गदर्शन किया, उससे चुनाव के अभियान को सही गति और दिशा मिली। और इसलिए मैंने पहले भी कहा था, हम बिल्कुल कंफर्टेबल मेजॉरिटी, शानदार मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी को आएगी, क्योंकि जनता का प्रेम हर कहीं दिखाई देता था। लाडली बहना ने सभी कांटे निकाल दिए, आप कह चुके थे पहले भी, अभी भी आप। मैंने पहले भी कहा कि केवल लाडली बहना नहीं, लाडली लक्ष्मी, 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में, कन्या विवाह, प्रधानमंत्री जी की जो योजना थी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, उसका ढंग से क्रियान्वयन, उसका प्रभाव, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान, संपत्ति की खरीद में बहनों को रजिस्ट्री शुल्क में कमी, फिर 35% भर्तियां, ओवरऑल रिजर्वेशन दिया है बेटियों को, बहनों को, और फिर लाडली बहना ने जिंदगी बदली। तो बहनों के मन में एक असीम प्रेम, एक असीम विश्वास पैदा हुआ। अब हम विस्तार, अभी तो प्रारंभिक रुझान है, लेकिन हमारा विश्वास है कि हम शानदार बहुमत प्राप्त करेंगे। बाकी चर्चा फिर विस्तार से बात करेंगे। राजस्थान में 199 सीटों पर वोटों की गिनती जारी है। शुरुआती रुझानों में भाजपा बहुमत के आंकड़े को पार करती नजर आ रही है और भाजपा को अब तक के रुझानों में 130 सीटें हासिल हो चुकी हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, भाजपा इस चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। जादूगर का जादू खत्म हो गया है। राजस्थान की जनता ने हकीकत पर वोट किया और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी भाजपा सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। मैं पहले दिन से आप सबसे कह रहा था, अभी तो और इंतजार करिए। ये तय मानिए कि जादूगर का जादू खत्म हो गया है, तिलिस्म टूट गया है और राजस्थान की जनता ने हकीकत पर वोट किया। मध्य प्रदेश में भी आगे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ में 2/3 बहुमत के साथ सरकार में आएगी, ये हमने कहा था। और छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, आप देखते रहिए। जिस तरीके से बात करें करप्शन और महिलाओं के खिलाफ जो तरीके से लगातार यहाँ पे क्राइम थी, लगता है वो सब जो है जनता, देखिए राजस्थान की जनता ने ये चुनाव मुखर होकर के कांग्रेस पार्टी को सत्ता से निकाल करके फेंकने के लिए लड़ा था। तमाम तरह के प्रलोभन दिए गए, झांसे दिए गए, लेकिन राजस्थान की जनता स्वाभिमानी जनता है और उन्होंने ये मानस बना लिया था, तय कर लिया था कि महिलाओं का सम्मान की रक्षा न करने पाने वाली इस भ्रष्टाचारी सरकार को हम किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं करेंगे। तमाम दावे खोखले साबित हुए, तमाम वादे खोखले साबित हुए और ये आधारविहीन वादों वाली सरकार को जनता ने नकार दिया। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है कि 4 राज्यों में मतगणना जारी है। रुझानों के अनुसार बीजेपी राजस्थान और मध्य प्रदेश में आगे चल रही है। तेलंगाना में लग रहा है कांग्रेस की सरकार आ रही है तथा छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर है। अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। दोपहर तक काफी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। उम्मीद करते हैं कांग्रेस की जीत हो। जो है 2.5 घंटे हुए हैं, कई जगह जो है 2 या 3 राउंड हुए हैं, कई जगह 4 राउंड हुए और 4 राज्यों में चुनाव तो तकरीबन देखा जाता है कि 20 राउंड जो है होना होता है, 20-22 राउंड हर जगह उस हिसाब से होता है। लेकिन अभी जो स्थिति जो सामने है, 2 राज्यों में देखा जा रहा है, जो रुझान आ रहे हैं कि भाजपा जो है राजस्थान मध्य प्रदेश में बढ़त है और तेलंगाना में जो है वहाँ नज़र आ रहा है कि कांग्रेस की सरकार आ रही है और छत्तीसगढ़ में जो है काफ़ी नेक टू नेक है, ऊपर नीचे हो रहा है। तो अभी कहना जो है काफ़ी मेरे ख्याल से बहुत ही जल्दबाजी होगा कुछ इस पे कहना। हमको लगता है कि एक बार जब तक 1 बजे तक जो है पिक्चर जो है और थोड़ा साफ हो जाएगा, क्लैरिटी हो जाएगी, क्योंकि कई ऐसे सीटें होती हैं जहाँ 50 वोट 10 वोट
का भी अंतर होता है, 100 वोटों का भी अंतर होता है, तो उसमें आगे चीज़ें बदलती रहती है। आप लोग तो सब लोग देखे होंगे 2020 के चुनाव में 4 बजे तक तो हम लोग लगभग जीत गए, उसके बाद तो काउंटिंग ही रोक दिया गया था यहाँ। लेकिन फिर रात के 12 बजे काउंटिंग शुरू की गई, तो कई जगह जो है हम लोग जो है 12 वोट से, 50 वोट से, 200 वोट से हारे। तो ये मामला जो है अभी कहना, अभी केवल 2.5-3 घंटे ही हुए, 8 बजे से काउंटिंग शुरू थी, तो मेरे ख्याल से अभी जो है आंकड़ों में हो सकता है अभी फेरबदल नजर आए, लेकिन हम लोग उम्मीद यही करते हैं कि कांग्रेस की जीत होनी चाहिए। फुल कॉन्फिडेंस में भाजपा लगभग जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने श्री रामलला के दर्शन पूजन कर देश और प्रदेशवासियों के कल्याण, सुख, समृद्धि की कामना की। इसके बाद उन्होंने श्री राम एयरपोर्ट का निरीक्षण किया और उनके साथ नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले श्री राम एयरपोर्ट पर हवाई उड़ान शुरू हो सकती है। यहाँ सबसे पहले दिल्ली और अहमदाबाद के लिए फ्लाइट शुरू की जा सकती है। नए एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है और अभी यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन हुआ है इसके अनुरूप 15 दिसंबर तक ये नया एयरपोर्ट पूरी तरह बनकर के तैयार होगा और जो भी तिथि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दी जाएगी उसी के अनुरूप न केवल एयरपोर्ट बल्कि अयोध्या के विकास कार्यों और न्यू अयोध्या जो प्रभु राम के अयोध्या में भव्य मंदिर में विराजमान होने के पूर्व सज करके एक नई अयोध्या के रूप में देश और दुनिया के सामने होगी, उसके भव्य लोकार्पण के कार्यक्रम के साथ हम सब जुड़ेंगे। इस अवसर पर आज एयरपोर्ट के निर्माण और उसके कार्यों का निरीक्षण और समीक्षा की दृष्टि से केंद्रीय मंत्री माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और माननीय जनरल वीके सिंह जी स्वयं यहाँ पे पधारे हैं। मैं राज्य सरकार की तरफ से उनका स्वागत करता हूँ और मुझे विश्वास है कि जिस तेजी के साथ उनके निर्देशन में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस कार्य को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ा करके श्री राम मंदिर, श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के लोकार्पण के पूर्व अयोध्या को वायु सेवा से जोड़ने के जिस लक्ष्य को लेकर के वो चले हैं वह तिथि अब नज़दीक आ चुकी है और अयोध्या वासियों को कई प्रकार की सौगातें मिलने वाली हैं, जिसमें एयरपोर्ट के साथ ही यहाँ के अन्य जो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर अयोध्या के दृष्टि से जो आवश्यक है, देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं की दृष्टि से आवश्यक है, वह अयोध्या के वासियों के पास यहाँ पे उपलब्ध होगा। कि भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या उस आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र बिंदु है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब मिलकर उस सपने को संकल्प में परिवर्तित करके और संकल्प को सिद्धि तक ले जाने के लिए पूर्ण रूप से कटिबद्ध हैं। और आज के इस अवसर पर जब हवाई अड्डे का निरीक्षण करने के लिए स्वयं मुख्यमंत्री जी पधार रहे हैं, मैं उनका भी हृदय की गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। आज दोनों हनुमानगढ़ी और रामलला के मंदिर का दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ और इस एयरपोर्ट में आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी की जो सोच और विचारधारा है कि भारत के हर शहर को जब हवाई अड्डे में कोई भी व्यक्ति देशी या विदेशी प्रवेश करे तो उसे उस शहर की सांस्कृतिक क्षमता का आभास होना चाहिए। और इसलिए अयोध्या का हवाई अड्डा भी सामान्य हवाई अड्डा नहीं बन रहा। अयोध्या के हवाई अड्डे में
अयोध्या की सांस्कृतिक क्षमता के कण कण इस हवाई अड्डे में परिलक्षित करने की हमारी कोशिश रही है। चाहे एयर साइड से हम देखें, चाहे सिटी साइड से देखें, जो नक्काशी का काम हुआ है, पत्थर का काम हुआ है, जिस तरीके से हवाई अड्डे का डिज़ाइन हुआ है, और ये विश्वास हम आपको दिलाते हैं कि ये जो पहला चरण है, 6,500 स्क्वायर मीटर का ये हवाई तल बनने जा रहा है, 65,000 स्क्वायर फुट का, क्षमता 2 या 3 फ्लाइट प्रति घंटे की क्षमता का ये हवाई अड्डा बनने जा रहा है। 2,200 मीटर का रनवे का क्रियान्वयन हो रहा है, यानी कि बोइंग 737 और एयरबस 319, एयरबस 320 इस हवाई अड्डे पे लैंड कर पाएंगे। छोटे प्लेन तो जरूर आएंगे, पर बड़े प्लेन भी आ पाएंगे। अयोध्या में नन्हे वैज्ञानिकों ने अपनी प्रतिभा दिखाई है। राजकीय महिला पॉलिटेक्निक में आयोजित जनपद स्तरीय विज्ञान मॉडल प्रतियोगिता में अयोध्या के नन्हे वैज्ञानिकों ने स्मार्ट एग्रीकल्चर सिस्टम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया। नन्हे वैज्ञानिकों का दावा विश्व का पहला स्मार्ट एग्रीकल्चर सिस्टम है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है। तो वहीं बालिका वैज्ञानिक ने विद टरबाइन बनाया है जिसमें हवा से बिजली बनेगी। और मैं उदय जायसवाल सरस्वती विद्या मंदिर का छात्र हूँ और मैंने वर्ल्ड का पहला एआई बेस्ड स्मार्ट एग्रीकल्चर सिस्टम बनाया है जो कि विश्व में आज तक नहीं बना है। और से मैंने अपनी मॉडल में दिखाया हुआ है कि हम लोग एआई का यूज एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कर सकते हैं। मेरे मॉडल में 100% एआई का यूज हुआ है, आप भी देख सकते हैं। LSG पब्लिक स्कूल है हमारा स्कूल और सर हमारा प्रोजेक्ट है अबाउट द वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन जिसमें हम वी विल जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग द ट्रैफिक। और सर इस पे जो है हमारी गवर्नमेंट अभी भी वर्क कर रही है। जैसे कि सर यहाँ पे जब भी हम मतलब 17,000 तक के जो है कार्स पास होते हैं तो उससे टाइप ऑफ एयर प्रेशर डेवलप होगा जिससे टरबाइन अगर हम बीच में फुटपाथ पे लगाएंगे तो वो क्या करेगा कि जो है एयर प्रेशर को डेवलप करेगा तो टरबाइन जो है मूव होगा जिससे इलेक्ट्रिसिटी होगी, जनरेट होगी। और सर मैं आपको बताती हूँ अगर ये टरबाइन एक बार जो है पूरे दिन सही से चलती है तो 6 घरों को फ्री में बिजली देगी और अगर पूरे साल चलती है तो 18,000 घरों को फ्री में बिजली दे सकती है। सर पूरा हमारा इवन सर आनंद महिंद्रा जो कि महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के मालिक हैं, उन्होंने बताया है कि हमको भी इस प्रोजेक्ट पे वर्क करना चाहिए और इवन उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि नितिन गडकरी जी आपको इस प्रोजेक्ट पे वर्क करना चाहिए जिससे इंडिया अपनी पोटेंशियल को अचीव कर सके। आज विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा तथा जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के अनुपालन में जिला स्तरीय विज्ञान मॉडल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसमें जनपद के विभिन्न विद्यालयों के छात्र अपने विज्ञान मॉडल का यहाँ प्रदर्शन किया गया है और आज मूल्यांकन समिति द्वारा उसमें से सर्वश्रेष्ठ 15 मॉडलों का चयन किया जाएगा। उसमें प्रथम पुरस्कार के रूप में 5,000 रुपया, द्वितीय पुरस्कार के रूप में 3,000 रुपया और तृतीय पुरस्कार के रूप में 2,000 रुपया तथा 1,000 रुपये के 2 सांत्वना पुरस्कार दिए जाएंगे। और इन 15 मॉडलों को फिर मंडल स्तरीय प्रतियोगिता में सम्मिलित कराया जाएगा और मंडल स्तरीय प्रतियोगिता में से कुल 5 मॉडल चयन करके राज्य स्तर पर भेजा जाएगा। क्योंकि अयोध्या अब खबरें उत्तराखंड से। हरिद्वार के स्वामी नारायण आश्रम में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा 3 दिवसीय सम्मेलन की शुरुआत हुई जिसमें संगठन से जुड़े करीब 2500 कार्यकर्ता भाग लेने हरिद्वार पहुंचे। और इस बीच विश्व हिंदू परिषद के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया भी पहुंचे जहां उन्होंने राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत करने वाले विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय अशोक सिंघल को भारत रत्न और राम मंदिर निर्माण आंदोलन में शहीद हुए कोठारी बंधुओं को पद्म विभूषण दिए जाने की मांग उठाई। सत्ता से न दबकर राम मंदिर के लिए लोहा लेने वाला नेतृत्व अशोक जी सिंघल, गोरख पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ जी, अयोध्या के रामचंद्र परमहंस, बाला साहेब ठाकरे, आचार्य गिरिराज किशोर, पुल्ला रेड्डी और बेंगलोर से रेड्डी जी और मांग की है कि यह नेतृत्व को भारत रत्न देकर राम मंदिर बनाने के लिए सम्मानित करे और जो कार सेवक कोठारी बंधु शहीद बलिदानी हुए हैं
उनको पद्म विभूषण देकर उनका परिवार का सम्मान करें। अब अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल काशी मथुरा के मंदिर के लिए एक्शन प्लान तैयार करके आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल राम मंदिर आंदोलन में यह प्रवीण तोगड़िया योद्धा के स्वरूप में दिखाई देता था, वह काशी मथुरा में वही बुलंदी के साथ दिखाई दे। और तीसरा, खानपुर विधानसभा के निर्दलीय विधायक उमेश कुमार हरिद्वार लोकसभा सीट से चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं और इस बीच उमेश कुमार ने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, बशर्ते पार्टी की ओर से अच्छा ऑफर आना चाहिए। उन्होंने कहा अगर किसी राजनीतिक दल के साथ उनकी विचारधारा मिलती है तो वो किसी पार्टी के टिकट पर भी चुनाव लड़ सकते हैं। कौन हमें अपनी तरफ से ऑफर करता है ये वक्त आने पे डिपेंड करेगा। हमारी आइडियोलॉजी बिल्कुल क्लियर है, जो हमारे हरिद्वार जनपद के विकास की बात करेगा, हमारे मुद्दों पर सहमति जताएगा, हम उससे जुड़ेंगे। अगर कोई व्यक्ति हमारे मुद्दों से सहमत नहीं है, हमारी आइडियोलॉजी, हम किसी की आइडियोलॉजी पर नहीं जाएंगे, हमारी अपनी आइडियोलॉजी है, करेगा ना कौन है, हम देखेंगे ना वो हमारी आइडियोलॉजी से, हम किसी की आइडियोलॉजी से सहमत नहीं है, हम अपनी से हैं। आप हमारे मुद्दों पर, हमारे मैनिफेस्टो पर अगर आप सहमत होकर हमसे जुड़ेंगे तो हम आपसे जुड़ने को तैयार हैं। जब आप हमारे मैनिफेस्टो पर एग्री हो जाएंगे तो फिर आपकी आइडियोलॉजी कहाँ रहेगी। उधम सिंह नगर में भाजपा नेता डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंगल के प्रयासों के बाद जसपुर में 2 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से 2 सड़कों का पुनर्निर्माण किया जाएगा, जिनकी सरकार द्वारा वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। बता दें, एक सड़क देवीपुरा मुरलीवाला गांव की है, जहां किसानों को गन्ना निकालने में काफ़ी परेशानी होती है। उससे पुनर्निर्माण के लिए 85 लाख रुपए की मंजूरी मिली। वहीं मुख्यमंत्री महोदय को सड़कों की एक सूची और प्रेषित की गई है, जिसमें लिंक रोड को बनाने की मांग रखी गई है। घोषित हुई है ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत, उसमें एक सड़क जो लपा देवी के लिए, उसका भी सौंदर्यीकरण के लिए भी पैसा सरकार द्वारा मंजूर किया गया। बहुत बड़ी मांग थी, वहाँ भक्त जो दर्शन करने जाते थे तो उनको बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ रास्ते जाना पड़ता था। एक तो वो सड़क दारूवाड़ा से डप्पा देवी तक 1 करोड़ 15 लाख रुपए की वो सड़क की मंजूरी मिली है, टेंडर की होने की प्रक्रिया चल रही है। और उसके साथ साथ एक ग्रामीण क्षेत्र की सड़क है मुरलीवाला से देवपुरा, वहाँ हमारे किसान भाइयों को गन्ना निकालने में बड़ी परेशानी होती थी, धान निकालने में परेशानी होती थी, उसका भी पुनर्निर्माण के लिए 85 लाख रुपए मंजूर हुआ है। उस क्षेत्र के किसान हैं, उनको आवागमन के लिए, अपनी फसल बोने के लिए, फसल को निकालने के लिए काफी लाभ मिलेगा और उनकी पुरानी मांग थी। जी हाँ, माननीय मुख्यमंत्री के पास एक और सूची सड़कों की निर्देशित की गई है और उसमें एक सड़क डॉक्टर MP सिंह के सामने जो लिंक रोड है हाईवे और भूतपूर्व रोड की, उसको भी उसमें प्रस्तावित किया गया है।